दोस्तों आज की कहानी जो है आप पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार वीडियो होने वाली है और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दरअसल ये घटना बिहार की है। यहाँ पर एक व्यक्ति होता है और थोड़ा-सा जो है वो दिमाग का जो था वो मोटे टाइप का होता है, उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, किसी भी तरीके से इसके साथ लड़की जो है कोई भी लड़की से शादी करे। दरअसल वो जिस परिवार का लड़का था, वो परिवार जो बहुत संपन्न था, बहुत पैसे वाले थे। लेकिन उसका थोड़ा दिमाग कमज़ोर होने की वज़ह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। किसी तरीके से बीच बिचौलिए पैसे ले दे करके उस एक लड़की के साथ उसका शादी फिक्स करा देते हैं। बारात नहीं जाती है, शादी जो है वो मंदिर में हो जाती है जिससे कि गाँव समाज के लोगों को पता ना चले और वो जो लड़का के बारे में किसी को सच्चाई पता ना चल सके और इसीलिए मंदिर में शादी हो जाती है। और उसके बाद दुल्हन जब घर पर आती है तो दुल्हन को तब तक नहीं पता था कि दूल्हा जो है वो उसका पागल है और कितना हद तक वो जो है दिमागी तौर पर कमज़ोर था। फिलहाल दोस्तों वक़्त आ जाता है अब दूल्हा-दुल्हन की पहली रात का। दुल्हन जो है वो अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। चूँकि दुल्हन को ये पता नहीं था कि उसका जो पति है वो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है। उसके बाद दोस्तों रात के जब पति-पत्नी के मिलन का समय आता है, दुल्हन उसका इंतज़ार कर रही थी कि उसका पति जो है अब उसके साथ कुछ बातें करेगा, कुछ और जो है वो आगे की बातें करेंगे। इंतज़ार करते-करते लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है। अब दूल्हा जो था वो दूल्हा-दुल्हन जो है पति आकर के सो जाता है ऐसे ही। दुल्हन जो थी दुल्हन 2 बजे के आस-पास जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका दूल्हा आकर सो गया है। फिर वो सोचने लगती है, एक संकोच करती है, फिर सोचती है कि इसको जगाऊँ तो कैसे जगाऊँ? फिर भी वो उठाती है और दूल्हा जो था वो उसकी बात सुन कर के उठ जाता है और फिर वो कहती है कि आज हमारी पहली रात है। हम दोनों को आज नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। तो वो कहता है कि नए जीवन की शुरुआत तो हो गई है, शादी तो हो गया और कैसे शुरुआत होगी? दोस्तों जब ये बात दुल्हन सुनती है तो वो अपनी किस्मत को दोष देने लगती है कि ये कैसा आदमी है। आजकल तो लोग जो है इतने उत्साहित रहते हैं, बिना कहे ही सब कुछ करने लगते हैं और ये तो कहने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहा है। दोस्तों किसी तरीके से वो उसको समझाती है, मनाती है, लेकिन जो दूल्हा होता है जब कुछ नहीं कर पाता है, फिर लास्ट में दोस्तों किसी तरीके से दुल्हन जो है उसे हर तरीके से समझाती है और जब वो अपनी पहली रात लगभग 2 दिनों के बाद जब दुल्हन को जैसे करता है, मानो दोस्तों जो हुआ था वो यकीनन है उस करने वाला न यकीन करने वाले थे और फिर दुल्हन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है चिल्लाने लगती है और फिर भाग करके बाहर आ जाती है। पूरे घटनाक्रम में जो कुछ होता है पहले तो आप बहुत हँसेंगे, लेकिन इसके अंत में जो निष्कर्ष निकलेगा वो सुन कर के आप परेशान हो जाएँगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों को कहानी को पूरी तरह से जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो है आज जो सच्ची घटना है ये घटना बिहार के जमुई जिले के है। यहीं पर रहने वाला एक बहुत ही संपन्न परिवार उस परिवार में पवन कुमार का जन्म होता है। पवन कुमार जो है वो जन्म से नहीं लेकिन एक बीमारी की वजह से उसका जो दिमाग था वो थोड़ा-सा जो है वो कमज़ोर हो गया था और इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि वो गलत काम करने लगा था। कुछ भी उसको समझ में नहीं आता था कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। दोस्तों वो घर का बड़ा बेटा था और जो है बस वो लोग 2 ही भाई थे। उसके पिता को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि बड़ा बेटा जो है इस घर से इस तरह से कैसे वो निकल गए। लेकिन वो अब कर क्या सकते थे? उसका ट्रीटमेंट चलता है, डॉक्टर बताते हैं कि उम्मीद है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब ऐसा करते-करते लगभग 3-4 साल का वक़्त गुज़र जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अब तक कोई सुधार नहीं होता और जिस अवस्था में वो था, उसी अवस्था में रहता था। घरवाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से छोटी बेटी की भी शादी नहीं होती। घरवाले सोचते थे कि किसी न किसी तरीके से अगर कोई लड़की मिल जाए और इसका ब्याह हो जाए, तो फिर आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो छोटे बेटे की भी शादी जो है वो आराम से हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद पवन के पिताजी तो है वो लोगों से चर्चा करने लगते हैं कि किसी तरीके से उसकी शादी करा दो जिससे कि इसका घर बच जाए। हो सकता है कि शादी के बाद इसका दिमाग सही हो जाए। दोस्तों जो लोग होते हैं वो शादी-ब्याह कराने में भी डर रहे थे क्योंकि अगर किसी लड़की को ला कर दें तो किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो वो लोग भी नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी कहते हैं कि पैसे में बहुत ताकत होती है और पैसा चाहे तो कुछ भी करवा सकता है। दोस्तों उनके पास इतना सारा पैसा था कि वो लोग जो चाहे वो करवा सकते थे। अब ये ढूँढते-ढूँढते लगभग जो है वो घर से 100 किलोमीटर के आस-पास में एक गाँव होता है। वहीं पर एक बहुत ही गरीब घर की जो लड़की थी, बहुत ज़्यादा उसकी गरीबी थी कि हम आपको बयाँ नहीं कर सकते। वो लड़की जो थी, वो अपने माँ-बाप की बड़ी बेटी होती है और वो लोग 5 बहनें होती हैं और एक छोटा भाई होता है, सबसे छोटा भाई होता है। बाप की स्थिति ये थी कि पाँचों की शादी करना उनके बस की बात नहीं थी। उन्हें ये लग रहा था कि बस किसी तरीके से लड़की का घर बच जाए और हमारे जो सर का वो बोझ है, वो थोड़ा हल्का हो जाए। एक बेटी के चक्कर में 5 बेटियाँ हो जाती हैं और ये बोझ जो था बाद में उसके लिए पहाड़ जैसा लगने लगा था। लड़की का नाम नेहा होता है। नेहा के पिता जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उसी में एक बिचौलिया पड़ जाता है।
पवन के पिताजी जो होते हैं वो एक बिचौलियों को सेट करते हैं जब उनको पता चलता है। बिचौलियों से किसी कहते हैं कि किसी तरीके से तुम शादी करो तो तुम्हें खूब सारे पैसे दूँगा। और अगर लड़की वाले जो हैं उनसे भी कह दो कि जितनी भी बेटियाँ हैं मैं उन सबकी शादी करा दूँगी, जो भी खर्चा होगा मैं कर दूँगा, बस किसी तरीके से तुम मेरे बेटे का घर बसा दो। दोस्तों उसके बाद जो बिचौलिया है वो जाता है नेहा के घर पर, उसके पिता से बात करता है और बताता है ऐसी-ऐसी बात है कि बहुत बड़े आदमी हैं, पैसा उन लोगों के पास बहुत है। तुम चाहो तो एक बार चलकर उनसे मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। दोस्तों नेहा के जो पिताजी होते हैं वो अपने घर में किसी से कुछ भी नहीं बताते हैं। अब जो मुखिया जी होते हैं वो जो है वो बिचौलिए होते हैं, वो शादी कराने वाले थे और फिर वो उन्हीं के साथ चल पड़ते हैं उनके पवन के घर पर। लड़का वगैरह आकर देखते हैं, लेकिन देखने से उनको अंदाजा लग जाता है कि जो लड़का है वो कहीं न कहीं कोई न कहीं लड़के के अंदर दिक्कत है। लेकिन वो भी मजबूर थे, उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था, 5-5 बेटियाँ थी, शादी करने के लिए कहीं भी जाते तो उन्हें दहेज देना था और दहेज देने में वो असमर्थ था। वो इतना भी नहीं दे सकते थे, उनकी हैसियत जो थी वो लाख 50,000 रुपए की भी नहीं थी। दोस्तों उसके बाद वो अपने समझौता जीवन से कर लेते हैं। जो पवन के पिता होते हैं वो कहते हैं कि देखो मेरा बेटा जो है वो दिमाग से थोड़ा-सा कमज़ोर है और मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से इसका बस घर बच जाए। उसके बाद जो तुम्हारी और जो 4 बेटियाँ हैं मैं उनकी शादी-ब्याह की तुमको चिंता करने की ज़रूरत मैं वो करवा दूँगा। और जो कुछ भी मदद होगा तुम्हारा घर-बार मैं सब कुछ मेंटेन करा दूँगा। बस किसी तरीके से मेरे बेटे का जो है घर बचे मैं यही चाहता हूँ। दोस्तों उसके सामने वो हाथ जोड़ने लगता है। नेहा के जो पिताजी होते हैं वो थोड़े से भावुक हो जाते हैं, वो समझौता कर लेते हैं। पवन के पिताजी एक दिन जो है वो कहते हैं नेहा के पिता से कि शादी आप कहाँ करना चाहोगे? तो वो कहता है कि मेरी हैसियत तो नहीं है कि मैं घर पर बारात बुलाऊँ। पहली बेटी है, शौक तो बहुत है लेकिन क्या करूँ? तो वो कहता है कोई बात नहीं, बारात मत बुलाओ, मैं भी नहीं चाहता कि मैं बारात लेकर आऊँ। तुम कहीं कोई सा मंदिर में ही शादी कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो भी खर्चा होगा वो सब कुछ मैं ही करूँगा। दोस्तों अब सब तैयार हो जाते हैं और शादी हो जाती है। मंदिर में जाकर के और फिर उसके बाद जो नेहा होती है वो पवन की दुल्हन बनकर के उसके घर आ जाती है। घर जो था वो काफ़ी आलीशान था, 4 व्हीलर सब कुछ अप टू डेटेड था। सब कुछ देखकर उसकी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी शादी भला इसने इतने बड़े घर में कैसे हो गई, जबकि मेरे पिताजी जो थे वो दहेज देने में असमर्थ थे। दोस्तों जब मंदिर में शादी हो रही थी उस समय ईश्वर जाने कैसी क्या कृपा थी कि जो पवन होता है वो किसी प्रकार की कोई ऐसी हरकत किया ही नहीं कि जिससे नेहा को कुछ पता चले। उसके बाद दोस्तों सब कुछ ठीक-ठाक होता है, शादी का बाद पहली रात का समय आता है, वो खाना-पीना खा करके सभी लोग जो है वो बेडरूम में अपने-अपने लेट जाते हैं। अब रात के 10 बजे का समय हो जाता है। अब जो पति-पत्नी थे वो अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए अपने कमरे में जाते हैं। दोस्तों नेहा उसका पहले से इंतज़ार कर रही थी कि उसका पति आएगा और पति की जो वो सेवा होगी वो करेगी। दोस्तों पहले तो पवन अंदर जाने से ही घबरा रहा था, लेकिन किसी तरीके से जो घर वाले थे उसको अंदर भेज देते हैं। वो जाता है, वो अपने जो कपड़े वगैरह थे, वो पहले से उतार करके घर में उस बेडरूम में लेकर के जाता है। केवल जो है वो नीचे का ही एक अंडरगारमेंट पहन करके जाता है। जब नेहा उसको इस अवस्था में देखती है तो वो हड़बड़ा जाती है कि ये इस अवस्था में क्यों आया है? उसके दिमाग में कुछ बातें चलने लगी, कहीं ये पागल तो नहीं है? फिर सोचा कि हो सकता है कि ऐसे ही घर में है तो शायद ऐसे ही करे। वो बात को जो है वो इग्नोर कर देती है। अब जो है वो दोनों में बातचीत होने लगती है। नेहा उससे कुछ पूछती तो वो कुछ बोलता ही नहीं था। बस वो इधर-उधर अपना सर हिलाता रहता था, बैठा रहता था। उसके बाद दोस्तों किसी तरीके से दोनों अपनी जो है 10-5 मिनट की बातें खत्म करते हैं और फिर उसके बाद जो दोनों हैं वो एक साथ बिस्तर पर लेट जाते हैं। और जब लेटते हैं तो जो पवन होता है वो उल्टा करके मुँह उसकी तरफ पीठ करके वो उधर मुँह साइड करके सो जाता है। नेहा को ये देख कर के बड़ी हैरानी हुई कि ये तो बिल्कुल पागल ही है। ये मैं कहाँ पहुँच गई? उसे किस मोड़ पर मेरी ज़िंदगी मुझे लेकर आई? दोस्तों उसको हाथ पकड़ कर खींच करके वो अपनी तरफ करने का प्रयास करती है। कभी वो अपना मुँह हाथ से मोड़ लेता और कभी जो है वो पैर सिकुड़ करके सो जाता है, हाथ डाल करके। ऐसी हरकत कर रहा था जिससे कि वो सब पागलपन ही असल में भी वो पागल था ही, लेकिन नेहा नहीं समझ पा रही थी। नेहा जो थी वो ये सब दृश्य देख करके दंग रह जाती है। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसके साथ मैं क्या करूँ? बहुत ही ज़्यादा उसके लिए मुसीबत की बात थी। नेहा अपने पिता को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि किस पागल से आपने मेरी शादी करा दी? कहाँ आपने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दी है? तो वो कहती है कुछ नहीं बेटा सब कुछ ठीक है। बोला कि क्या हुआ? पिता पूछता है। तो वो कहती है कि ये तो बिल्कुल पागल की तरह कर रहा है, ये कैसी-कैसी हरकतें कर रहा है, जिसे देख कर के हर कोई कह सकता है कि ये पागल है। तो वो कहते हैं कि वो पागल नहीं है, थोड़ा-सा उसके दिमाग में कोई दिक्कत है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आज पहला दिन है, 2-4 दिन, 10 दिन देखो तो सही वो ठीक हो जाएगा। नेहा अपने पिता की बात मान लेती है, वो भी मजबूर थी, आखिर वो करती तो क्या करती? इससे तो अच्छा था कि वो सोचती थी कि वो प्यार करके मैं भाग जाती। लेकिन वो भी बाप के मान-सम्मान की वजह से नहीं की, लेकिन पिता ने उसे ऐसी जगह ढकेल दिया जहाँ पर उसका जीवन जो था वो और नरक बन गया था। दोस्तों इसके बाद पता नहीं कब नेहा और पवन की आँख लग जाती है और फिर दोनों ही उस रात सो जाते हैं। और फिर उसके बाद अचानक से आँखें जो थी नेहा की 3 बजे के आस-पास खुलती है। तो वो देखती है कि वो जो है वो पागल की तरह उधर-इधर करते हुए लेटा हुआ है। उसे अपने तरफ बुलाती है और उसे जगाने का प्रयास करती है, तो वो आँख खोलता है। तो वो आँख खोलने के बाद कहती है कि देखो आज हमारी पहली रात है और तुम सो गए हो। हम दोनों के बीच में कुछ ना तो बातें हुई और ना ही कुछ आगे बात बढ़ी।
तो वो कहता है कि आगे बात अब कैसे बढ़ेगी? मुझे ये बात नहीं समझ में, तुम बताओ कि कैसे करना है? तुम तो बस बोल रही हो। तुम पूछो जो पूछोगे मैं बताऊँगा। ऐसी-ऐसी बातें चल रही होती हैं। तभी वो अपने सर पर हाथ रखकर कहती है कि सच बताओ तुम किसी काम की नहीं हो। मुझे लगता है कि इसे कुछ पता नहीं। तो जो लोग हैं उनकी शादी होती है तो वो दुल्हन के साथ समय बिताने के लिए तैयार हो जाती है। ये है कि इसे जगाने के बाद भी ये कुछ नहीं करा है। दोस्तों किसी तरीके से उसे वो बहुत उठाने, जगाने, समझाने का प्रयास करती है लेकिन वो फिर भी उठता नहीं, वो जाकर तुरंत सो जाता है। ऐसे करते-करते अब 2-3 दिन का समय गुज़र जाता है। नेहा के मन में लगने लगा कि यार जो पहली रात थी वो भी ऐसे ही फालतू निकल गई और अब 3 दिन का समय बीत गया, मैं करूँ तो क्या करूँ और मेरी ज़िंदगी का क्या होगा? उसके बाद एक दिन नेहा जो है वो सोचती है कि कुछ मुझे ही करना होगा। अब जो होगा सो देखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो होता है वो पूरी घटना में आप जो है वो सुन कर के हँस के लौट के गिर पड़ेंगे। शादी के चौथे दिन की ये रात होती है। नेहा जो है और पवन जो है वो कमरे में उस वक़्त होते हैं। अब पवन जो है उसको रोज़ कमरे में उसे धकेलने की ज़रूरत नहीं थी। वो अब अपने कमरे में जाकर के सो जाता था। लेकिन आगे की जो प्रक्रिया थी वो सूर्य नहीं कर पाता था। नेहा ने आज जिद किया था कि आज जो कुछ भी होगा मैं कुछ न कुछ करूँगी। आज मैं देखना चाहती हूँ कि कहीं इसके दिमाग में ही बीमारी है कि या कहीं और भी इसको बीमारी है। उसके बाद दोस्तों जो नेहा होती है वो इंतज़ार कर रही होती है कि घर के सारे लोग सो जाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हो हल्ला हो जाए और घर के लोग जो है वो चीख-पुकार सुन कर के भाग आएँ कि इसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं। मुझे तो पहले से पता है कि ये पागल है। ये कहीं मुझे मारने-पीटने लगे तो मैं फिर क्या करूँगी? मैं किसी को क्या जवाब दूँगी? दोस्तों नेहा आज इसी इंतज़ार में जग रही होती है और ये खर्राटे मारकर उस वक़्त सो रहा होता है। रात के लगभग 1:30 के आस-पास का वक़्त होता है। अब नेहा इसको जगाती है, इसकी आँख तो खुल जाती है और उससे कहती है कि तुम एक काम करो कि सबसे पहले पानी रखा जाकर मुँह धो लो। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा क्यों? तो वो कहती है कि तुम करो तो मैं बताऊँगा। अच्छा वो अपने हाथ से उसके मुँह वगैरह धो देती है और फिर आज भी वही वो थोड़े बहुत कपड़े पहन के लेटा था। तो वो कहती है कि एक काम करो कि तुम सारे कपड़े उतार दो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वो कहता है कि सारे कपड़े? देखते ही देखते वो जो है वो अपने सारे कपड़े हटा देता है। अब ये देख कर के जो नेहा थी वो समझ जाती है कि आज जो है मुझे ही कुछ करना होगा। जब वो सारे कपड़े उतार देता है तो नेहा को समझ में नहीं आता है कि इसने तो पूरे उतार दिए और फिर जो है ये कुछ कर भी नहीं रहा है। वो समझता है कि कहीं मुझे जानबूझ के तो बेवकूफ़ नहीं बनाई या मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा है। नेहा जो है वो थोड़ा-सा घबरा भी जाती है। लेकिन फिर वो कितनी देर तक सोचती, पहले ही 3 दिन का वक़्त गुज़र चुका था, 14 दिन तक। उसके बाद दोस्तों नेहा जो है वो आज अपने ही हाथों से शुरुआत कर देती है, उसको जो है वो उसको टच करने लगती है, यहाँ-वहाँ वो जो है टच करती है। दोस्तों धीरे-धीरे उसके शरीर में जो है बेचैनी तो बढ़ जाती है और उसके बाद दोस्तों सोचती है कि आज चलो मैं ही शुरुआत करती हूँ। नेहा जो है वो खुद अपनी तरफ से सब कुछ करती है और उसके बाद दोस्तों जो पूरी घटना में होता है तो आप भी सुनेंगे तो आपको भी हँसी आएगी। नेहा और पवन के बीच में जैसे ही रिश्ता बने जाता है, नेहा उसके ऊपर जाकर के उसके बाद दोस्तों वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है अपनी अम्मा को कि अम्मा मैं मर गया। इतनी ज़ोर से ऐसा बात चिल्लाता है कि घर वाले जो है वो इस बात से जग जाते हैं और फिर दरवाज़ा पीटने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ? नेहा जो है वो शर्म के मारे मर जाती है। वो सोचती है कि मैं अब किसी को क्या बोलूँगी? घर वालों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नेहा जो हो इसको मार पीट रही हो। चूँकि वो पागल था तो घर वाले इस शंका में घर का दरवाज़ा जो है वो अलग से पीटने लगते हैं। और ये अंदर से ज़ोर-ज़ोर से और भी चिल्ला रहा था कि माँ मुझे बचाओ, अम्मा मुझे बचाओ। अब नेहा के हाथ-पैर काँपने लगे थे। अब नेहा जो है वो झट से उठ कर के सबसे पहले उसे जो है कपड़े पहनाती और फिर जाकर के दरवाज़ा खोलती है। घर वाले अंदर आए, कमरे में पूछे कि क्या हुआ, क्या हुआ? तो दोस्तों जो वो बात बताता है, वो बताता है कि इसने पता नहीं मेरे साथ क्या किया था और जो है ये कुछ कर रही थी मेरे साथ। दोस्तों घर वाले सुन कर के शर्म के मारे अपना मुँह जो है वो पीछे मोड़ लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। जो पवन के पिता था वो अपनी पत्नी से कहता है कि चलो यहाँ से, ये पागल का पागल ही रहेगा। पता नहीं हम लोग इसके घर के इसके चक्कर में क्यों कमरे में आ गए। दोनों जो है वो बाहर चले जाते हैं। पवन के पिता अपनी पत्नी से बातें करने लगता है कि शायद जो है वो बहू ने ही आज कुछ किया है। ये तो वैसे भी पागल है। इससे तो अच्छा कि इसकी शादी ही नहीं की थी। लेकिन इसकी शादी नहीं करता तो आगे हमारी ज़िंदगी खराब हो जाए। तो दोस्तों ऐसा करते-करते किसी तरीके से लगभग जो है वो 2 साल का समय बीत जाता है। 2023 की बात है, 2023 में शादी होती है और 2 साल बीतने के बाद इस बीच जो पवन होता है, इसके मामा का एक लड़का होता है जिसका नाम अंशु होता है। अंशु जब ये सारी बातें को सुना कि उसकी जो पवन की पत्नी है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और उसकी शादी की पहली रात के 3-4 दिन बाद ऐसा हंगामा हुआ तो सारी बातें सुन कर के वो मज़े लेने के लिए आ गया है वो पवन के घर पर। नेहा से बैठ कर के बातचीत करने लगा क्योंकि इसी रिश्ते में वो देवर लगता था। बातें करते हुए वो सारी बातें जो है वो खुल करके पूछने लगा। नेहा जो थी वो शर्म के मारे कुछ बता नहीं रही थी। वो पूछ रहा था और हँस भी खूब ज़ोर-ज़ोर से रहा था। नेहा बोली कि आप हँस रहे हो, लेकिन मेरी जो किस्मत है मैं ऐसी किस्मत है कि मेरी पागल के साथ शादी हो गई है। क्योंकि सिर्फ़ इस वज़ह से कि मैं गरीब थी और मेरी 4 बहनें और थीं। दोस्तों दोनों में बातें होते-होते कहीं न कहीं दोनों के बीच में लगाव हो जाता है। अब अंशु जो होता है और जो नेहा होती है, अब दोनों के बीच में डेली फ़ोन पर बातचीत होने लगी और बात होते-होते कब उन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत है किसी को पता ही नहीं चला और उसके बाद दोनों एक-दूसरे से मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं।
नेहा अपने मायके जाती है और फिर उसके बाद दोस्तों वो भी वहां जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हैं। और फिर शायद वो जीवन में जो नेहा थी वो अपनी शादी के बाद पहली बार पति का सुख अंशु से लिया था और फिर उसके बाद अंशु से वो बेहद प्रेम करने लगती है। दोनों एक साथ जीने मरने का सपना देखने लगते हैं। उसके बाद नेहा एक दिन अंशु से कहती है कि ये सब ऐसे ठीक नहीं है। चलो, जो अगर तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही सब कुछ करना है, रखना है, तो एक काम करो कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना करके ले चलो, मेरे साथ शादी कर लो। अंशु जो है वो तैयार हो जाता है। दोस्तों एक दिन अंशु और नेहा जो है वो एक दिन भाग जाते हैं और भाग करके चले जाते हैं दूसरे जिले में और वहीं पर वो कमरा किराए पर लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। जब ये दोनों भाग जाते हैं तो इधर पवन के पिताजी, जिनके समाज में काफी ज्यादा मान सम्मान थी, गांव में इनके नाम पर काफी कीचड़ उछल जाता है कि इसकी बहू भाग गई, इसके किसी रिश्तेदार के ही साथ भाग गई। ये चारों तरफ बात फैल जाती है। अब ये जाकर के एफआईआर दर्ज करवा देता है। एफआईआर दर्ज होती है, जो पुलिस होती है वो नेहा का जो फोन होता है सीरियल, उसको सर्विलांस पे लगाती है। फोन सर्विलांस और लोकेशन के आधार पर पुलिस जो है उसको जाकर के वहां से गिरफ्तार कर लेती है, जहां पर नेहा और जो अंशु है वो एक साथ रह रहे थे। अब दोस्तों चूंकि ये दोनों को पकड़े जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, पकड़ा तो इन्हें जाना ही था। अब फिर वो लोग बिहार के ही एक कमरे से गिरफ्तार किया, वहां पर अंशु भी साथ में पकड़ा जाता है और नेहा भी, क्योंकि दोनों ही जो थे वो बड़े थे और पुलिस भी इस पर कोई दबाव नहीं बना सकती थी। अंशु से पूछा जाता है और नेहा से भी पूछा जाता है तो नेहा जो कहती है कि साफ साफ कह देती है कि इनका बेटा पागल है और वो किसी काम का नहीं है। शादी के 2 साल तक मैं इसके साथ रही, वो एकदम पागल है। आपको नहीं विश्वास है तो आप इसके बेटे को बुलाइए और पूछिए उसे, क्या उसके साथ मेरी जिंदगी बीत जाएगी तभी मैं उसके साथ रहूं। दोस्तों जो पवन के पिता थे उनके पास जाहिर सी बात है कोई जवाब नहीं था। अंशु जो है वो साफ साफ कहता है कि मैं इनसे प्यार करता हूँ और मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। दोनों लोग जो है राजी खुशी से जो थे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और फिर दोनों को ही मंदिर में शादी फिर से करवाया जाता है। और जो नेहा के पिता होते हैं, चूंकि अपने किए पर वो पछता रहे थे, लेकिन वो भी करते तो क्या करते, बेटिया के भविष्य का सवाल था। वो भी अपना सर झुकाए पुलिस वाले के सामने खड़े थे। पुलिस वाले उनको भी डांटते हैं कि जब तुम्हें पता था कि लड़का जो है वो सही नहीं है तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की, तुम्हारी बेटिया इतनी अच्छी है, सुंदर थी, तो तुम्हें ऐसा कदम उठाने की क्या जरूरत है। तो वो कहता है कि साहब हम गरीब आदमी, मेरे पास 5 बेटियां थी और मैं क्या करता, मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ पैसे नहीं था, जहां जाता हूँ तो हाँ वो लोग मुझसे पैसे मांगते और मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं 5 बेटियों की शादी करता तो कैसे करता। तो इन्होंने कहा कि इसके साथ शादी कर दो तो चारों का शादी मैं ही करा दूंगा। फिर मैंने सोचा कि चलो कम से कम ऐसा ही सही, बाकी बेटियां तो खुश रहेंगी, धन दौलत सब कुछ रहेगा उसके पास, कोई मुझे ऐसी तकलीफ होगी नहीं। पुलिस वाले कहते हैं कि रुपया पैसा ये सब कुछ नहीं होता है, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख पति पत्नी का प्रेम होता है जो तुम्हें पता नहीं। और जो जो दो पति पत्नी सुखी हो, प्रेम से रहे, तुम जो थे वो इतने सुखी थे कि तुमने 5-6 बच्चे पैदा कर लिए और तुमने अपनी बेटिया के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा। पुलिस वाले उसे काफी समझाते हैं और उसके बाद राजी खुशी से अपने होने वाले नए दामाद यानी कि अंशु और बेटी को आशीर्वाद देता है और फिर उनकी नई जिंदगी की इस तरह से शुरुआत होती है। तो दोस्तों इस तरह की घटनाएं जो थी वो घटी थी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सोची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।